हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुई थी। लास्ट क्लास में सर अली जवाद हमारे साथ हुए थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बेसिक टू एडवांस जहाँ तक हमने चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी कवर कराई। ठीक है, अब हमारी टेलमेंट CSS के अंदर एक लास्ट चीज़ रहती है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस, कि वेबसाइट को हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, किस किस को पता है, ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। बाकियों को पता नहीं है या हाथ खड़ा नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है कि हम लोग सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, वी आर फैमिली। हम अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे से आप भी हमें जवाब देंगे। अगर कोई सवाल करते हैं तो जी सर। अच्छा जी दानियल, इसकी थोड़ी सी आवाज़ तेज कर। ओके, तो रिस्पॉन्सिवनेस वेब डेवलपमेंट में और वेबसाइट की जब बात आती है तो हम वेबसाइट तो डेवलप कर लेते हैं। आज तक आपने जितने भी लेआउट्स बनाए हुए हैं वो आपके अपने लैपटॉप पे, अपनी मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे तो सही दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे दिख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आप अपने लैपटॉप पर है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप उसको अपनी डिवाइस के लिए बनाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर आपकी वेबसाइट को किसी दूसरी डिवाइस पे ओपन किया है। आप लोगों ने अभी इतने सारे माइलस्टोन्स बनाए 1 और 2, वर्सल पे उसको पुश किया, गिटहब पे पुश किया, वर्सल पे डिप्लॉय किया। कभी आपने खुद से उस वर्सल के लिंक को जो आपकी मशीन पे, आपके लैपटॉप स्क्रीन पे तो बिल्कुल सही दिख रहा था, लेकिन आपके मोबाइल पे जिसकी साइज डिफरेंट है, क्या आपने उस सेम वेबसाइट को उस मोबाइल पे खोल के देखा? अगर आपने रिस्पॉन्सिव नहीं किया है ना, तो उस मोबाइल पे जो लेआउट था आपकी सेम वेबसाइट का, जो लैपटॉप पे तो बहुत अच्छा दिख रहा था, तभी आपने उसको हमारे पास सबमिट कराया। लेकिन अगर वो चीज आपने रिस्पॉन्सिव नहीं की और अपने मोबाइल में देखा होगा बगैर रिस्पॉन्सिव किए, तो उसका जो लेआउट है वो बड़ा भयानक होगा। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, ये वही चीज है जो मेरे लैपटॉप पे तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे मोबाइल पे आके ये बिल्कुल खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है यहाँ पे कि सेम वेबसाइट, एक ही वेबसाइट को, एक ही वेब पेज को जब आप डिफरेंट डिवाइसेस पर खोलें, क्या कहा मैंने? सेम वेबसाइट को, सेम वेबसाइट को जब आप डिफरेंट डिवाइसेस पे खोलें। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये आपके हाथ में जो आपका लैपटॉप है वो हो सकता है, आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल एक अलग डिवाइस है, लैपटॉप एक अलग डिवाइस है, वो हो सकता है, वो एक आईपैड हो सकता है। सही है? आपने सेम वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस पे खोला, तीनों डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उसका जो लेआउट है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो यूजर को एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है? सेम वेबसाइट को जब आप अलग अलग लेआउट्स पे खोलें, अलग अलग डिवाइसेस पे आप खोलें, तो वो आपको इजी टू यूज होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो आपकी जो एक वेबसाइट है वो लैपटॉप पे तो बड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही वो सेम वेबसाइट मोबाइल पे खोली गई तो उसका लेआउट ही खराब हो गया, आईपैड पे खोली गई तो उसका लेआउट खराब हो गया। सही है? तो सेम वेबसाइट आप डिफरेंट डिवाइसेस पे एक्सेस करें, उसका लेआउट आपको यूजेबल होना चाहिए। ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है? सेम वेबसाइट आप अलग अलग डिवाइसेस पे खोलें, वो आपको एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जैसे आपकी एक गवर्नर सिंध की वेबसाइट है, सही है? ये गवर्नर सिंध की वेबसाइट मैंने इस डेस्कटॉप पे खोली, हो सकता है कभी ना कभी आपने अपने लैपटॉप पे भी खोली। आपको ये वेबसाइट
एक्सेसिबल होगी, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, देखिए नैव बार आपको बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है, हीरो सेक्शन आपको बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है। फिर आप स्क्रॉल करें तो देखिए ये जो 3 कार्ड्स बने हुए हैं ये भी आपको बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है। थोड़ा हम और स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये मज़ीद कुछ एक सेक्शन है जो आपको बिल्कुल सीधे से तरीके से नज़र आ रहा है। सेम वेबसाइट को मैं अपने मोबाइल पे ले जाता हूँ, ब्राउज़र का साइज कितना करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट से ना नॉर्मल वहाँ से जी, और इसको स्मॉल कर दे मोबाइल जितना, बिल्कुल छोटा। ठीक है, अब आप समझिए कि ये जो एक छोटा सा आपके सामने एक लेआउट खुला है ना, ये मोबाइल का लेआउट है। मोबाइल आपको इसी तरह का होता है ना, आपकी बिल्कुल यही जो है वो साइज होती है। ये सेम वेबसाइट जब मैंने अपने मोबाइल पर खोली ना, अपने ब्राउजर को छोटा करके, इतना छोटा करके कि उसका जो साइज है वो एक मोबाइल की तरह का मुझे नजर आ रहा है। तो अब ये जब वेबसाइट, सेम वेबसाइट governorsin.com, सेम वेबसाइट जो आपको डेस्कटॉप पे परफेक्ट नजर आ रही थी ना, ये उसका मोबाइल लेआउट है। ये नैव बार आपको अभी भी एक्सेसिबल है, ये हीरो सेक्शन आपको अभी भी एक्सेसिबल है। हाँ, इसका लेआउट जरूर चेंज हो गया, जो चीज पहले लेफ्ट टू राइट आ रही थी वो अब टॉप टू बॉटम आ रही है, लेकिन आपको एक्सेसिबल है। सर और स्क्रॉल करें, अभी आपने जो ये कार्ड्स का सेक्शन देखा था ये लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, अभी डेस्कटॉप पे मोबाइल पे टॉप टू बॉटम आ रहा है। सर और स्क्रॉल करें, ठीक है। इसी तरह अभी जो हमने मजीद कार्ड्स देखे थे उसके नीचे, तो ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये सेम चीज को जब आप सेम वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस पे खोलें तो आपको एक्सेसिबल है। ठीक है, तो अभी जो आप लोग वेबसाइट बनाते हैं अपना असाइनमेंट करने के लिए या नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपके डिवाइस में कुछ और दिख रही होती है, लेकिन जब किसी और के साथ उसकी लिंक शेयर करते हैं, अब उसके मोबाइल की स्क्रीन डिफरेंट है या फिर उसके पास डेस्कटॉप है, उसके पास मिनी लैपटॉप है, टैबलेट है, तो उसके पास उसकी स्क्रीन डिफरेंट दिख रही होती है। तो मुझे एक स्टूडेंट ने किसी और से लौट के एक वेबसाइट बना के शेयर की, तो मैंने इसके अंदर जो है ना अपने पास यहाँ पे ओपन कर ली है। ये वेबसाइट आप देखिए, मैंने इसकी स्क्रीन फुल कर रखी है। तो जो उसने अपने स्क्रीन पे बनाई थी वही वेबसाइट मैंने अपने स्क्रीन पे ओपन की हुई। अगर आप इसको देखें तो ये वेबसाइट मेरे पास जो है ना हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रही है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं, बिल्कुल जूम आउट, तब जाकर मुझे लगेगा कि ये वेबसाइट, हाँ कुछ लग रहा है कि वेबसाइट लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको 100% में रखूं, क्योंकि ब्राउजर की साइज कितनी होगी, 100% ही होती है ना, उसके बाद ये वेबसाइट मेरे पास स्क्रॉल होती है कुछ इस तरह से। कोई वेबसाइट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होती है क्या? नहीं होती ना, हम लोग उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल करते हैं ऐसे नीचे, लेकिन ये क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रही है। इसका मतलब उसने जिस डिवाइस पर बनाई थी वो उसकी साइज कुछ डिफरेंट थी, उसने समझ लिया कि अब अगर मेरी स्क्रीन पे इसकी साइज ये आ रही है तो सबके पास यही आएगी, तो सबके पास ये नहीं आती। सही है। अब हम लोग अपनी वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे? 11 CSS हमने लास्ट क्लास में देखी थी, उसके तकरीबन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब हमारे पास रहती थी रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग जो अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करते हैं वो कौन सी डिवाइस और कितनी डिवाइसेस के लिए करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक्सेल ड्रॉ पर। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस होती है मोबाइल की, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम जो अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करते हैं ना, यूजली हम लोग तकरीबन 5 डिवाइस के लिए ही अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, आप 3 के लिए भी कर सकते हैं, उससे बड़ी भी स्क्रीन आती है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक हमारे पास स्क्रीन होती है मोबाइल की स्क्रीन, आप लोगों के पास भी होगी। उसके बाद दूसरी स्क्रीन जो आती है ना, वो होती है हमारे पास एक अदद टैबलेट की स्क्रीन। ऐसा ही है? जवाब आना चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास एक और स्क्रीन आती है वो होती है हमारे पास मिनी लैपटॉप्स की स्क्रीन, जिनके पास छोटे छोटे लैपटॉप्स होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, लेकिन वो लैपटॉप की साइज हमेशा छोटी लेते हैं ताकि उनको उठाने में भी आसानी होती है। तो हमारे पास एक आती है मिनी लैपटॉप्स की स्क्रीन।
मैं इन पर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमारी स्क्रीन होती है मोबाइल की स्क्रीन। हम इस स्क्रीन को कहते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। खाना नहीं खा के आए क्या? खा के आए ना, आवाज भी उतनी आनी चाहिए। एक्स्ट्रा स्मॉल। इसके बाद हमारे पास जो डिवाइस आती है वो होती है टैबलेट की। ठीक है, टैबलेट की डिवाइस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल कहेंगे, स्मॉल। इसके बाद एक और हमारे पास स्क्रीन आती है, मीडियम कहेंगे हम इसको। ये होती है हमारी मिनी लैपटॉप की स्क्रीन। क्या होती है? मिनी लैपटॉप, या फिर जो है टैबलेट वर्टिकल। मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई ये हमारी मीडियम स्क्रीन है। इसके बाद एक और स्क्रीन आती है जो कि नॉर्मली लैपटॉप की स्क्रीन होती है, आप लोगों के पास भी मौजूद है वो लैपटॉप। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज स्क्रीन। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है और मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ कि ये क्या है? लार्ज स्क्रीन है। इसके बाद एक और स्क्रीन आती है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, डेस्कटॉप की स्क्रीन। आप लोगों के पास भी कंप्यूटर्स होंगे और उसकी डिफरेंट साइज की स्क्रीन होगी। ये स्क्रीन है मेरे पास जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन। इस पर भी लिख लेता हूँ डेस्कटॉप। और ये क्या होगी? एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये हमारे पास 5 डिवाइस हो गई और 5 डिवाइस की डिफरेंट साइज हो गई। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वो बनाते किस पर है? कौन सी डिवाइस पर? अपनी लैपटॉप की स्क्रीन होगी, या फिर मेरे पास एक अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की स्क्रीन हो सकती है। फर्ज करें मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट की हेडिंग होगी, उसका नाम मैं रख लेता हूँ एक गवर्नर हाउस सिंध। गवर्नर हाउस सिंध, इसकी साइज में कुछ इतनी रखता हूँ, ये हेडिंग है मेरी वेबसाइट में। अब अगर इसी वेबसाइट को अपलोड करके मैं किसी और दोस्त के साथ या अपनी कम्युनिटी के साथ किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उसके पास तो सेम डिवाइस नहीं होगी ना ओपन करने के लिए। उसके पास जो लैपटॉप होगा, मिनी लैपटॉप, लार्ज या फिर किसी और साइज का, तो वो उसमें ओपन करेगा। अगर वही चीज़ वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करता है तो उसके पास कुछ इस तरह से दिखती है। नॉर्मली लार्ज और डेस्कटॉप की स्क्रीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का ही फर्क होता है। अगर वही चीज़ वो ओपन करे मीडियम डिवाइस के अंदर तो यहाँ पर कुछ बड़ा टेक्स्ट लगता है, यहाँ ऐसा ही है। ठीक है, फिर भी चले काम चल जाएगा। अगर उसी चीज़ को अगर मैं लेकर आऊँ टैबलेट की स्क्रीन पे तो यहाँ पर वो वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको इस तरह से ब्रेक कर देगा। ऐसा ही होता है। ठीक, अब अगर आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर इस टेक्स्ट को मैं उठा के मोबाइल स्क्रीन में लेकर आऊँगा तो क्या होगा। सही है, पूरी स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट ही आ जाएगा, वेबसाइट तो नज़र नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को करते हैं रिस्पॉन्सिव, ताकि वो हर स्क्रीन के लिए, भले मैंने उसको लार्ज पे बनाया हो, भले मैंने उसको अपना मीडियम डिवाइस पे बनाया हो, डेस्कटॉप पे बनाया हो, लेकिन वो हर डिवाइस के अंदर परफेक्टली रिस्पॉन्स करे। ठीक है, टेलनेट CSS हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ी थी? टेलनेट CSS। अब इन वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाए? जब आप लोग वेबसाइट बनाते थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ, हम लोग कस्टम CSS लिख रहे होते थे अपनी तरफ से। तो कस्टम CSS से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना इज टू मच ट्रिकी टास्क, बहुत मुश्किल होता था। अगर आप उस वक्त में करते अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव तो आपको पता जाता कि कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के भी नसीब उतने ही अच्छे हैं जितने मेरे अच्छे हैं। मैं भी उस वक्त में आया हूँ कि हमारे पास टेलनेट CSS मौजूद है। तो टेलनेट CSS क्या करती है, वो हमें ब्रेक पॉइंट्स देती है। हर डिवाइस के अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स देती है कि उन ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। कौन से, चल देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन,
एक लेआउट देगा। एक बॉक्स था मोबाइल का, एक था टैबलेट का और एक था डेस्कटॉप का। ठीक है, यूजुअली ये 3 ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव करनी होती है। अब आपकी मर्जी, आप 3 के अकॉर्डिंग करें, आप 5 के अकॉर्डिंग करें, ये आपकी मर्जी है। सही है। हमने अभी देखा हमारे पास 3 चीजें थी, एक मोबाइल, एक टैबलेट और एक डेस्कटॉप या लैपटॉप। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट साइजेस है ना, आपकी वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि उसको किस डिवाइस के अकॉर्डिंग अपना लेआउट चेंज करना। भाई आपकी जो वेबसाइट है आपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग बना ली, बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन सेम वेबसाइट को किस तरह पता चलेगा कि भाई मेरा साइज चेंज हुआ है, यानी डिवाइस का साइज चेंज हुआ है और अब मुझे अपने डिफरेंट लेआउट को अडॉप्ट करना है। अभी जो आपने सेम चीज देखी, एक हेडिंग बनाई गई थी, या अभी जो हमने गवर्नर सिंह की वेबसाइट देखी वो डेस्कटॉप पे थी, लैपटॉप पे भी सही दिख रही थी, मोबाइल पे भी सही दिख रही थी। उस डिवाइस को पता किस तरह चलेगा भाई के डिवाइस का साइज चेंज हुआ है और मुझे एक मेरा डिफरेंट लेआउट अडॉप्ट करना है। इस कॉन्सेप्ट पे, इस पॉइंट पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है ब्रेक पॉइंट्स का। किस चीज का? ब्रेक पॉइंट्स का। जब भी आपकी डिवाइस और जब भी आपकी वेबसाइट एक डिफरेंट डिवाइस पे, डिफरेंट ब्रेक पॉइंट पे पहुंचती है ना, उस वक्त उसको पता चलता है हाँ भाई अब मुझे मेरा लेआउट चेंज करना है। आई रिपीट, जब भी आपकी वेबसाइट एक डिफरेंट ब्रेक पॉइंट को हिट करती है उस वक्त उसको पता चलता है कि अब मुझे मेरा लेआउट जो है वो चेंज करना है। अब आपके जहनों में सवाल होगा कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है। ये ब्रेक पॉइंट्स होता है आपकी डिवाइस की विड्थ। क्या होता है? आपके डिवाइस की विड्थ मतलब चौड़ाई। जैसे ही आपकी डिवाइस इतनी थी, आपकी हेडिंग इस तरह आ रही थी, आपके कार्ड्स लेफ्ट टू राइट आ रहे थे। जैसे ही आपकी डिवाइस श्रिंक हुई, आपका लेआउट बदल गया। जो चीज लेफ्ट टू राइट आ रही थी, इतनी साइज पे, इतनी चौड़ाई पे, इतनी विड्थ पे, जैसे ही उसका साइज चेंज हुआ, जैसे ही उसका साइज चेंज हुआ यानी ब्रेक पॉइंट उसका बदला, एक डिफरेंट ब्रेक पॉइंट पे उसने हिट किया, उसका लेआउट बदल गया। ये होता है ब्रेक पॉइंट कि भाई जब आपकी डिवाइस की चौड़ाई विड्थ बदल जाए तब आपकी वेबसाइट जो है वो अपना लेआउट चेंज कर लेगी। ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। नहीं स्क्रॉल करो, लेफ्ट टू राइट करिएगा। देखिए इस तरह से ये आपकी डिवाइस थी मोबाइल की। इसके बाद आगे चले, मोबाइल से आप पहुंचे मीडियम पे, ठीक है वही की बात, मीडियम पे पहुंचे आप, यानी लैपटॉप पे पहुंचे, और लैपटॉप के बाद आप पहुंच गए डेस्कटॉप पे। सही है। ये क्या चीज है? मोबाइल पहले इतना था, फिर अब चलेगा आईपैड पे। मोबाइल का ब्रेक पॉइंट ये था, यानी चौड़ाई ये थी, विड्थ ये थी। फिर आप पहुंचे टैबलेट पे, जिसका ब्रेक पॉइंट या जिसकी विड्थ मोबाइल से ज्यादा थी, और फिर उसके बाद आपने एक डिफरेंट लेआउट देखा जिसकी साइज उससे भी ज्यादा थी या विड्थ उससे भी ज्यादा थी। ये होता है ब्रेक पॉइंट्स, यानी विद इन पिक्सल्स। जब आप देखेंगे, जी सर एक सेकंड, ब्रेक पॉइंट से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिव डिजाइन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? पक्की बात है? पक्की बात है। अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेस करके पूछ लो। जी यस, आएंगे उस पर भी आएंगे, हर चीज होगी। अभी सिर्फ हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं ताकि हमें आगे चल के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में चीजें जहन में। ठीक है जी, आगे बढ़े। चले भाई, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग टेलवेंट CSS की वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या उसने अपना ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, मैंने बताया कि हम लोग जब कस्टम CSS से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते थे तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल टास्क होता था।
लेकिन टेलवेल सीएसएस ने आकर रिस्पॉन्सिवनेस को हमारे लिए बहुत आसान कर लिया है। तो वो हमें ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइड करती है और उस ब्रेक पॉइंट्स के बेस पर हम लोग अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो उसके लिए मैंने सर्च किया है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन टेलवेल सीएसएस। वैसे ये अगर आप टेलवेल सीएसएस की वेबसाइट पे जाएंगे तब भी आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती, तो मैंने क्या किया है डायरेक्टली सर्च कर लिया है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट्स नज़र आएंगे जो कि टेलवेल सीएसएस हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट्स प्रीफिक्स, जो कि पहले से फिक्स्ड है, और उसके बाद वो हमें उसकी मिनिमम विड्थ बताता है। क्या बताता है? मिनिमम विड्थ। आवाज अभी भी नहीं आ रही। आपसे 5 मिनट बात नहीं की जाए आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग आपको बताएंगे, आपने भी वहाँ से जवाब देना है। यहाँ पर वो सिलसिला नहीं चल रहा कि मैं बोलता जाऊँगा, सिर्फ मैं ही बोलता जाऊँगा, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। आप लोगों ने भी रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, तो टेलवेल सीएसएस हमें प्रोवाइड करती है ब्रेक पॉइंट्स, वो जो कि प्रीफिक्स होते हैं, और उसकी मिनिमम विड्थ बताती है। याद रहे ये क्या है? मिनिमम विड्थ। मतलब कि इस एसएम का क्या मतलब होगा? स्मॉल डिवाइस। हमने यहाँ पर जितने भी ब्रेक पॉइंट्स देखे मैंने उनकी साइजेस भी लिखी है। ठीक है, तो ये स्मॉल डिवाइस हमारी कौन सी है? टैबलेट की डिवाइस। तो ये एसएम का मतलब है स्मॉल, एमडी का मतलब है मीडियम, एलजी का मतलब है लार्ज। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल का ऑप्शन नहीं है। उसको कैसे अचीव करेंगे आगे बात करेंगे उस पर। फिलहाल के लिए जो हमारे पास चीजें हैं हम उनसे फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब स्मॉल डिवाइस है हमारे पास, उसने क्या किया है, हमें उसकी मिनिमम विड्थ बताई है। मिनिमम मतलब कि 640px से स्मॉल डिवाइस की विड्थ स्टार्ट होती है। क्या होती है? स्टार्ट होती है। अब एक चीज जो कि यहाँ पर समझनी है, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान देकर सुना तो आपको 80% रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। 80%, बाकी 20% सर बैठे हैं, हम आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल डिवाइस और यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 640px, मतलब के स्मॉल डिवाइस की जो स्क्रीन है वो स्टार्ट होती है 640px से। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि 640px से पहले जो भी स्क्रीन थी वो हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल की थी? ठीक है ना? क्या मैं ये समझ सकता हूँ ना कि भाई 640 से अगर इसकी स्क्रीन स्टार्ट होती है तो इससे पहले की जो भी स्क्रीन थी वो हमारी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ बिल्कुल बैठ जाए हमेशा के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ इसकी स्क्रीन स्टार्ट होती होगी 1 से, 1px से लेके 1 to 639px। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है, 639px, इसको मैं स्मॉल में लिखता हूँ ताकि टेक्स्ट भी अच्छा लगे, px। अब हमारी स्मॉल डिवाइस है 640 से स्टार्ट होती है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा स्मॉल है 1 to 639px तक जाती है। अगर इससे एक भी पिक्सल बढ़ा तो हमारी कौन सी डिवाइस आ जाएगी? स्मॉल डिवाइस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारी ये डिवाइस की जो विड्थ है वो स्टार्ट होती है 640px से और जाती कहाँ पर है? हम किसको देखेंगे? अगले ब्रेक पॉइंट्स को। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ब्रेक पॉइंट है एमडी, मतलब मीडियम डिवाइस, और उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो स्टार्ट होती है 768px से। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि इसकी जो मिनिमम थी 640, इस एसएम की मैक्सिमम कितनी होगी? 767। ठीक है, 767, मतलब कि अगर इससे कम की डिवाइस है जो अपना विड्थ है वो हमारी स्मॉल डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि भाई अगर 640px से स्टार्ट होती है तो इसकी मैक्सिमम कितनी होगी? 767। आवाज नहीं आती आप लोगों की? अब तो 767px। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो अगर यहाँ से एक भी पिक्सल आगे बढ़ा तो कौन सी डिवाइस आ जाएगी?
मीडियम डिवाइस, तो मीडियम डिवाइस की भी लिख लेते हैं कि भाई इसकी जो विड्थ है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 768 px से, और कहाँ तक जाती है उसके लिए हम किसको देखेंगे, अगले ब्रेक पॉइंट में। तो हमारा अगला ब्रेक पॉइंट है LG मतलब लार्ज डिवाइस, उसकी विड्थ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1024 px है। तो अब हमारी जो मीडियम डिवाइस थी उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 1023, ठीक है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ 1023 px। अब हमारे एक और डिवाइस है लार्ज डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं लैपटॉप। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इसकी जो मिनिमम है वो 1024 px से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 1279, ठीक है, 1024 से स्टार्ट होती है तो 1279 px तक इसकी मैक्सिमम विड्थ जाती है। अब जो डेस्कटॉप की डिवाइस है उसकी विड्थ आप लोग इसी को देखकर निकाल लेंगे, ठीक है ना, मुझे भरोसा है आप लोगों पर, निकाल लेंगे ना, ठीक है। अब ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं जो कि पहले से प्रीफिक्स है। सिर्फ समझना ये है कि अगर हमारी यहाँ से विड्थ बढ़ी 640 से तो हम आ जाएंगे टैबलेट की डिवाइस पे। अगर हमारी विड्थ बढ़ती है 1024 होती है मतलब 1023 से एक भी px बढ़ती है तो हम कौन सी डिवाइस पे आ जाएंगे, लार्ज पे। अगर 1279 से एक बढ़ती है तो कौन सी पे आ जाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो हम क्या करते हैं, हम इन ब्रेक पॉइंट्स को जो कि इन्होंने पहले से बनाकर हमें दिए हैं, हम इनको चेक करते हैं क्या ये वाकई काम करते हैं या जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। इसके लिए एक चीज जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको डेवलपर टूल्स के अंदर ओपन करके देखते हैं। मेरे पास एक ही डेस्कटॉप की डिवाइस है, ना मेरे पास मोबाइल की है, ना मेरे पास मिनी लैपटॉप की है, ना मेरे पास कोई लार्ज डिवाइस है जिस पर मैं चेक करूं कि मेरी वेबसाइट उस डिवाइस पर कैसी दिखती है। तो हमारे पास डेवलपर्स टूल्स का ऑप्शन होता है जिस पर जाकर हम लोगों ने चेक करना है क्या हमारी डिवाइस, छोटी सी डिवाइस पर हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है, बड़ी डिवाइस पर कैसी दिखेगी। उसके लिए क्या करना होता है, ब्राउज़र पर आकर कहीं पर भी आप अगर अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अदद डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने देखना है लेफ्ट साइड पे टॉप पे, यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर दिख रहा है, मतलब एक बड़ी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की समझ लें, और उसके साथ एक मोबाइल की स्क्रीन भी आपको दिख रही है। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारी वेबसाइट कहाँ जा रही है। फिर आप इसको चेंज करके देख लेते हैं कि भाई अगर इसकी जो डिवाइस है वो चेंज हो सकती है कि नहीं। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं। अभी हम लोग हैं 908 px पे, ठीक है। तो ये कौन सी डिवाइस के अंदर आता है, मीडियम डिवाइस के अंदर। अब अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो हम लोग मीडियम डिवाइस के अंदर है और मीडियम डिवाइस पर हमारे टेलवेट CSS की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की दिखती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के अंदर करता हूँ तो आप ऊपर से चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी विड्थ भी चेंज हो रही है, अभी कहाँ पर है, हमारे पास इससे नीचे का ब्रेक पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर देख के बताएं 767। अगर हम इससे एक भी px नीचे आते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्मॉल डिवाइस पे। तो हम लोग चेक करते हैं क्या वाकई आ जाते हैं 768। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं। आप अगर ऊपर टॉप पे देखें तो टेलवेट CSS का जो लोगो है वो गायब हो जाता है स्मॉल डिवाइस पे आकर, हो गया। वापस अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊं तो टेलवेट CSS का लोगो आ गया। अगर मैं वापस अंदर करता हूं तो कितने का कौन सा आ जाता है, वो हट जाता है और उसके अलावा उसका जो वर्जन है वो आ जाता है। इसका मतलब कि टेलवेट CSS ने भी अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से ब्रेक पॉइंट्स की मदद से रिस्पॉन्सिव कर रखा है। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इनको हम लोगों ने कैसे टच करना है, देखना है कि क्या ये वाकई काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे तो कर रहे हैं, हमने चेक करना है कि हमारे पास
किस तरह से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दो काम कर सकते हैं। या तो हम लोग चले जाएं अपने नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ पर हम लोग कुछ डिव्स बनाएं, उनकी साइज देखें कि ब्राउज़र पर उसका आउटपुट क्या दिखता है। या तो फिर हमें जो है ना टेलवेंट CSS अपना एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप HTML लिख के और टेलवेंट CSS से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसका जावास्क्रिप्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई टाइपस्क्रिप्ट से। फिलहाल के लिए हम HTML के कुछ लेआउट्स बनाएंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे टेलवेंट CSS से। तो टाइपस्क्रिप्ट का काम यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर टेलवेंट CSS की वेबसाइट पे आएंगे, गेट स्टार्टेड का बटन है हमारे पास, इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखेगा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये नजर आएगा प्लेग्राउंड। आ रहा है नजर? ठीक, प्लेग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो बॉक्स ओपन हो जाएंगे, एक ये हमारी लेफ्ट साइड है, एक हमारी राइट साइड है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब आप यहाँ देखें तो HTML लिखा हुआ है, CSS लिखा हुआ है और कॉन्फ़िग लिखा हुआ है। मतलब कि हम यहाँ पर HTML लिख सकते हैं। CSS पे आऊँ तो जो हमारी टेलवेंट CSS की 3 फाइल्स होती है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट की ग्लोबल CSS की फाइल में जाए ना तो वहाँ पर आपको ये 3 लिंक्स वहाँ पर नजर आएंगी। इसकी मदद से आप टेलवेंट CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML पे, यहाँ पर भी मौजूद है। कॉन्फ़िग के अंदर जाएं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेलवेंट CSS कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल मौजूद होती है। नहीं यकीन आता तो अपना प्रोजेक्ट ओपन करके देख ले, यही सेम फाइल है जो कि आपके पास मौजूद होती है। तो हमारे पास HTML है, हमारे पास टेलवेंट CSS है। अब हमने चेक करना है कि लेफ्ट साइड पे हम जो अपना HTML के टैग्स लिखेंगे वो लिखेंगे तो राइट साइड पे हमें उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ H1 और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। राइट साइड पे दिख रहा है आउटपुट। तो मतलब हम यहाँ पर HTML लिख सकते हैं और उस पर CSS अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारी जो बॉक्सेस है वो कैसे दिख रहे हैं। याद रहे कि ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, काम आपने वहीं पे ही करना है नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर। जहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कहीं से सवाल आया था जी? सर सवाल है, पता नहीं आप अभी सवाल पिक्सल्स के हवाले से हैं। जैसे आपने बताया जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है ना, तो वो जो लास्ट था 1400 समथिंग था, उसके बाद ऑनवर्ड जितनी भी, और ये स्क्रीन तो बहुत बड़ी है। तो हम अगर पिक्सल में फर्स्ट करें, पिक्सल में लेते हैं 12px देता हूँ मैं किसी टेक्स्ट को, तो 12px तो बहुत छोटा जाके चिपक जाएगा ऊपर। वो इसके साथ वो चीज़ एक थोड़ा सा मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि हम क्या करते हैं। जो भी चीज़ आपने पहले देखा होगा कि अगर आप बैकग्राउंड का कलर अप्लाई करते हैं तो फिर वो बड़ी स्क्रीन हो छोटी स्क्रीन हो सब पे अप्लाई होता है। मतलब कि अगर आप उसका दूसरा ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली हर डिवाइस पर उसको अप्लाई कर देता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे लेकिन आगे आकर। ठीक है, ये हमारे पास HTML लिखने की जगह है और यहाँ पर हमें उसका आउटपुट नजर आएगा। स्क्रीन चल रही है? इसको बड़ा कर दें, मैक्सिमाइज कर समी इसको फिक्स करिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक अदद डिव बनाता हूँ। HTML तो सबको आती है ना? ठीक है, मैंने यहाँ पर डिव बनाई और यहाँ पर मैं इसको अपना टेलवेंट CSS इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास नेम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्लास का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है TSX। बनाते हैं ना, सारी फाइल्स हमारी होती है टाइपस्क्रिप्ट XML फाइल। इसका मतलब है हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, HTML के अंदर टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वहाँ पर यह सीन है कि अगर आप किसी डिव को क्लास देते हैं तो वो समझ लेता है शायद मैं टाइपस्क्रिप्ट की क्लास की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास ऊप्स के अंदर यूज होती है, तो वो उसको कुछ और नज़रिए से देखता है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर उसका नाम क्लास से चेंज करके क्लास नेम रख दिया है, जो कि हम लोग डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं।
वहां पर क्लास नेम रख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट क्लास लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लास दे दी, मैं इसको देता हूँ बीजी ऑरेंज 500, मैंने इसको कलर दे दिया, लेकिन मुझे राइट साइड पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखा। एक्सपर्ट लोग जरा बताएं कि क्यों नहीं आया। सर इसमें कंटेंट ही नहीं है, आपने क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है और ना ही हमने उसकी कोई हाइट को डिफाइन किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हाइट डिफाइन करता हूँ। हाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, h, और मैं इसको कहता हूँ h-स्क्रीन, मतलब जितनी भी मेरी स्क्रीन है आप क्या करो उसकी हाइट पूरी विड्थ पकड़ लो, ठीक है। हाइट विड्थ वो सारी उसने पकड़ ली, भले वो फिर वो मेरी छोटी स्क्रीन हो बड़ी स्क्रीन हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी स्क्रीन होगी वो उतनी हाइट पकड़ लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे आता हूँ, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट पर उन ब्रेक पॉइंट्स को अप्लाई करके देखना है क्या वाकई वो ब्रेक पॉइंट्स यूज हो रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग वापस जाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन टेलीमेंट सीएसएस वाली वेबसाइट पे है, तो टेलीमेंट सीएसएस की, लेकिन मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सिमोल लिखा हुआ है। इस ब्रेक पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना, ठीक है। हम लोग जाएंगे अपना टेलीमेंट सीएसएस पर और यहाँ पर हमने वो ब्रेक पॉइंट लिखना है जिस पर हमने अपना कोड अप्लाई करना हो कोई भी सीएसएस का। अब हमने किस पर करना है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर है, मतलब मोबाइल डिवाइस के अंदर है, तो हमने जाना है टैबलेट डिवाइस के अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, SM लिखेंगे जो कि हमारी टैबलेट डिवाइस का एक ब्रेक पॉइंट है, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा दिया, उसके बाद अब जो कोड लिखेंगे वो कौन सी स्क्रीन पर अप्लाई होगा, स्मॉल डिवाइस पर। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि भाई जब हमारी स्मॉल डिवाइस आ जाए, SM का मतलब कि जब हमारी स्मॉल डिवाइस आ जाए तो आप क्या कर देना, BG ग्रीन 500 कर देना, ठीक है। BG ग्रीन 500 कर देना। इससे पहले याद रहे कि ये जो मैंने बैकग्राउंड दिया था जिसके अंदर कोई भी ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं किया, अगर मैं ये वाला ब्रेक पॉइंट जो मैंने अभी दिया है ये ना लिखूं तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस पे उसी को अप्लाई कर देगा। हमने चेक भी किया था कि छोटी डिवाइस हो तो बड़ी डिवाइस हो, उस पर वो क्या आ रहा था, ऑरेंज कलर ही आ रहा था। अब मैंने क्या किया है, लिखा है SM:BG ग्रीन 500, मतलब कि जब हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारी स्क्रीन स्मॉल हो जाए तो आप क्या कर देना, हमारे बैकग्राउंड को ग्रीन 500 कर देना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई अप्लाई हुआ। स्मॉल डिवाइस की विड्थ कितनी थी भाई, 640। आवाज नहीं आ रही, सबको पता होना चाहिए कि स्मॉल डिवाइस की जो हमारी विड्थ थी वो 640 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, 767 तक। तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर राइट साइड पे आप लोग, तो हम लोग कहाँ पर है, 300 प्लस पर है। अब हम आ गए 400, फिर 500, अब थोड़ा सा अगर और आए तो 600 और ये हमारा 640। ये हमने वापस किया, हम लोग आ गए मोबाइल की डिवाइस स्क्रीन पे। ये हमारी टैबलेट की स्क्रीन है जिस पर हमने अपना एक ब्रेक पॉइंट को डिफाइन किया था, जिस पर उसने वाकई कलर अप्लाई कर दिया है जो कि हमारी स्मॉल डिवाइस पर आकर ग्रीन हो जाता है। होता है भाई, किस किस को समझ आया ये, जी सर। अच्छा जी, तो अभी तक शुरू से लेके अभी तक हमने 2 से 3 कॉन्सेप्ट देखे। एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हर वेबसाइट पे हर डिवाइस पे एक ही वेबसाइट एक्सेसिबल हो। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक विड्थ पर, एक स्पेसिफिक विड्थ इन पिक्सल्स पर, यानी विड्थ यानी एक स्पेशल वैल्यू, जैसे 640 640 था, 640 पिक्सल्स हो तो ब्रेक पॉइंट जब भी ये हो, विड्थ जब भी ये हो तो लेआउट बदल जाए। हमने 2 चीजें देखी। तीसरी चीज हमने देखी, ये प्रीफिक्स जो हमने लगाया है ना, इसको जूम करें सर, यानी इसको डॉक्यूमेंटेशन को जी, इसको और मजीद कीजिए, और थोड़ा जी।
ये अभी हमने कुछ प्रीफिक्सेस देखे, SM, MD, LG, एक्सेल, 2 एक्सेल। ये प्रीफिक्स बेसिकली टेलविंड CSS की क्लासेस हैं। इनके पीछे है क्या, SM, MD, LG के पीछे है क्या? अभी जैसे आपने एक बैकग्राउंड कलर आपको देना होगा, तो आप BG की क्लास लगा दें, BG डैश, और फिर आगे जो भी क्लास का नाम है, कलर का नाम है। फिर अगर फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है, तो आप टेक्स्ट डैश ब्लैक की क्लास देते हैं। तो इस BG जो एक स्पेशल कैरेक्टर है ना, ये क्या है, टेलविंड CSS की क्लास है, जिसके पीछे CSS में बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। ऐसा ही है, किसी को वो एक खिलाफ है इस बात से? तो SMB जो है ना, ये एक टेलविंड CSS की क्लास है जो हमें बता रहा है SM, MD, LG, ये तीन क्या चीजें, टेलविंड CSS की क्लासेस हैं, जिसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने टेलविंड CSS को कि भाई जब आप इस स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपने ये काम करना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, जब भी बैकग्राउंड कलर की क्लास लगेगी तो आप BG लिखते हैं, जब भी आपको SM के लिए काम करना है तो आप SM डिवाइस के लिए काम करना है तो आप SM की क्लास लगाएंगे। BG के पीछे चल रहा है बैकग्राउंड कलर। जब भी आप ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं ना, तो प्लेन CSS में आप मीडिया क्वेरीज को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मीडिया क्वेरीज को। और मीडिया क्वेरीज का देखिए सिंटेक्स यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो हाईलाइटेड भी है कि भाई जब SM पे पहुंचो तो उसका एक स्पेशल कैरेक्टर क्लास होती है @media, मतलब मीडिया क्वेरी, और उसकी मिनिमम विड्थ होगी 640 यानी 640 पिक्सल। तो इट मींस SM, MD, और उसके आगे भी आप देख सकते हैं MD के आगे 768 लिखा है, LG के आगे 1024 लिखा है। तो ये जैसे BG एक स्पेशल क्लास थी ना, जिससे आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे। अगर आपको अपना फॉन्ट आप बोल्ड करना है तो आप फॉन्ट डैश बोल्ड की क्लास लगाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई मीडिया क्वेरी आपने अप्लाई करनी ना, तो आप SM, MD, LG का ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड से पहले अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल वर्ड लिखते हैं ना, उसको आप प्रीफिक्स कहते हैं। एक सेकेंड, आप उसमें जाए टेलमेंट में, इसको जूम करें और करें जी, बस। अब आप देखें मैंने क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी अल्फाज से पहले आपको एक स्पेशल अल्फाज लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। मुझे यहाँ BG डैश ग्रीन डैश 500 की क्लास लगानी थी, तो मैंने क्या किया, एक प्रीफिक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रीफिक्स लगा दिया, यानी अपनी क्लास से पहले एक और क्लास लगा दी, एक स्पेशल कीवर्ड लगा दिया जो था SM। SM का क्या मतलब था? स्मॉल। अब जैसे ही मैंने SM लिखा ना, तो टेलविंड CSS तक ये मैसेज पहुंच गया कि भाई इस पे होवर करें SM पे। देखें अभी जो चीज हमने टेलविंड CSS की पूरा मीडिया से लेकर 640 तक आ जाती है, जो चीज अभी हमने टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन में देखी, वो चीज हम यहाँ भी देख सकते हैं। अगर किसी को प्लेन CSS आती है तो उसको पता होगा मीडिया क्वेरी का यही सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। तो जैसे ही मैंने SM पे पहुंचा तो देखें टेलविंड CSS को ये मैसेज पहुंच गया कि भाई यहाँ पे जो चीज अप्लाई होगी वो मीडिया क्वेरी होगी, जिसकी मिनिमम विड्थ 640 है। जब भी मिनिमम विड्थ 640 हो तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर दिखाओ, ग्रीन कलर का हो जाए। सही है? तो ये होते हैं ब्रेक पॉइंट्स, और इसको आप प्रीफिक्स का मतलब ये है जो आप स्पेशल क्लास रखते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल है? आपको एक सवाल था जी सर। जैसे जो प्लेन CSS थी हमारे पास, उसमें ये जो ब्रेक पॉइंट था, हम उसको आगे नीचे नहीं कर सकते ना? मिन विड्थ में 640 है, 640 के 600 लिख दिया या 500? जी बिल्कुल कर सकते। यहाँ ऑप्शन नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? टेलविंड CSS ने आपको प्री डिफाइंड क्लासेस दी हुई है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन कर दी। अगर आपको ये काम आप कर भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल